बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस के अंदर हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन के इक्विलिब्रियम की बात की थी और हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के डायग्राम को बेसिकली हम समझ चुके थे। और मैंने कहा था कि आप सब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस के डायग्राम को बना के देखिएगा कि वो डायग्राम आपसे बन पाते हैं नहीं। लेकिन पहली बुनियादी बात वही है कि बेसिक डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर वही है जो आपको समझाया गया था। ठीक है जी। तो एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट होगा बेटा? आउटपुट। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट होगा? प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। उसके बाद एवरेज कॉस्ट एंड व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट। जवाब दीजिए आप सब लोग। ठीक है जी। मार्जिनल रेवेन्यू। जी बेटा, तो अब इसमें आप देखेंगे सवाल मुझसे पूछा गया है कि भाई एम आर नेगेटिव जाएगा। बिल्कुल बेटा, एम आर नेगेटिव जा सकता है। ठीक है, लेकिन डायग्राम ऐसा भी बन सकता है इसमें एम आर को आप नेगेटिव ना दिखाएं, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर ऐसे डायग्राम आपको स्टेटिक टेक्स्ट में दिख जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है। आप एम आर को नेगेटिव दिखाएं। मैंने पिछले दो डायग्राम में नेगेटिव दिखाया था, और अगर मैं अभी नेगेटिव नहीं दिखा रहा तो इससे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, बस ये है कि एम आर और ए आर के ताल्लुक को याद रखना है आपने कि एम आर अगर क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, तो ए आर साथ साथ उसके डिक्लाइन करेगा। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का बेसिक डायग्राम बन गया आपके सामने। अब क्या करना है, इस पर आपने ड्रॉ करना है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ किया आपने। तो जैसे ही आपने इस पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ कर दिया, तो क्या हुआ बेटा? मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करने से जो आपके पास जिस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट ने कट किया किसको? मार्जिनल रेवेन्यू को, वो आपका आउटपुट डिटरमिनेशन पॉइंट होगा। वहां से लिए आपने परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, तो ये आपको मिल जाएगा आउटपुट ओ एम। और उसी पॉइंट को अगर आप कंटिन्यू कर लेते हैं एवरेज रेवेन्यू तक, तो क्या मिल जाएगी आपको बेटा? प्राइस। ठीक है ना। इस प्राइस को मेजर कर ले कहां पर? आप वाई एक्सेस पर। ठीक है जी। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया आपका। ये पॉइंट नंबर क्यू आ गया। ये ओ पी क्यू एम आपका टोटल रेवेन्यू बन गया जैसे बनता हुआ आ रहा था। अब क्योंकि लॉ अब बना क्या रहे हैं, आप सबको पता है कि हम दिखा क्या रहे हैं इसके अंदर? हम लॉस दिखा रहे हैं। ये हमारा थर्ड केस था। अब थर्ड केस क्या था? इसको हमने कहा था सब नॉर्मल प्रॉफिट, और सब नॉर्मल प्रॉफिट जो था वो हमारे लिए लॉस था। एवरेज रेवेन्यू इज व्हाट लेस देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू लेस देन था एवरेज कॉस्ट से। अब आप इसके ऊपर ड्रॉ कर लें क्या? एवरेज कॉस्ट। ये ड्रॉ किया आपने एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करते वक्त आपने मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के रिलेशनशिप का भी ख्याल रखा। लेकिन एवरेज कॉस्ट की मेजरमेंट करने के लिए हमेशा आपको
आउटपुट वाले पॉइंट को ले जाना होगा एवरेज कॉस्ट तक। तो जैसे आउटपुट वाला पॉइंट कट करेगा एवरेज कॉस्ट को, उस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर लेना है टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। ठीक है, एस टी। इसको आप शेड कर दें। सर ठीक है बेटा, तो ये आपके सामने जो है वो मैंने एरिया शेड कर दिया, और ये शेडेड एरिया जो है वो क्या है, लॉस है। अगर आपने लॉस खुद से फाइंड कर लिया तो यकीन करें मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आपने यकीन करें डायग्राम सारे वसूल कर दिए, और आपके अंदर डायग्राम बनाने की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो डेवलप हो चुकी। क्या कहेंगे आप? बताइए, क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्या वाकई आपसे डायग्राम बना है? सबसे पूछ रहा हूँ बेटा। अब क्या करते हैं, इस डायग्राम को इलस्ट्रेट कर दें। हाँ भाई, बाकी लोग भी तो बताए ना यार, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोगों ने बनाया नहीं शायद मेरे ख्याल से। ओनैन जवाब नहीं दे रहे, बासित जवाब नहीं दे रहे, ठीक है जी, रोहित ने जवाब नहीं दिया। क्या कहते हैं? ठीक है बेटा, बनाया तो, पर मैच हुआ कि नहीं हुआ बंदा बताता है ना बेटा। यही तो बोल रहा हूँ ना, नहीं बनाया कोई टेंशन नहीं, बन जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसे। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास क्या है? अब उसके बाद हमारे पास जो है वो कोई मसला नहीं। अब गलती देख लो ना, गलती क्या हुई है, मैच होता है ना, अब दोबारा बना लो साथ साथ। ठीक है, अच्छा भाई, प्राइस क्या है? प्राइस ओ से लेकर पी तक का फासला, ऐसा ही है। आउटपुट क्या है? आउटपुट ओ से लेकर एम तक का फासला। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के। एम से लेकर ई तक का फासला। ठीक है, ऐसा ही है। ये मार्जिनल रेवेन्यू और यही मार्जिनल कॉस्ट, ऐसा ही है बेटा। जवाब दें सब लोग। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू है, यही मार्जिनल कॉस्ट है। उसके बाद आपको वर्कआउट कर लेना है एवरेज रेवेन्यू। तो व्हाट इज योर एवरेज रेवेन्यू? एवरेज रेवेन्यू क्या है? तो एम से लेकर, एक मिनट रुकिएगा जरा आप लोग। जी जनाब, तो बात हमारी कहाँ चल रही थी? अब इस डायग्राम में हमारे पास जो है वो एवरेज रेवेन्यू, तो एम से लेकर क्यू तक का जो फासला है वो एवरेज रेवेन्यू। ए देना। और उसके बाद जो एवरेज कॉस्ट वर्कआउट कर लेनी है आपने, वो एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या है? एम आउटपुट, एम वाला जो परपेंडिकुलर है वो आपने ले जाना है कहाँ तक? एवरेज कॉस्ट तक। तो एम से लेके जो टी तक का डिस्टेंस है वो क्या है? आपकी एवरेज कॉस्ट। अच्छा जी, अब वर्कआउट कर लेना आपने एवरेज प्रॉफिट, एवरेज रेवेन्यू माइनस
एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो क्या है आपके पास, MQ है, एवरेज कॉस्ट क्या आपके पास MT है। तो अगर आप क्या करते हैं जनाब, एवरेज रेवेन्यू MQ में से एवरेज कॉस्ट माइनस कर लेते हैं MT, तो आपके पास जो डिफरेंस बचता है वो डिफरेंस बचता है माइनस का QT। ठीक है जी। तो ये माइनस QT जो है ज्योमेट्रिकली आपका जो है वो एवरेज प्रॉफिट है, या ऑब्वियसली नेगेटिव एवरेज प्रॉफिट है, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। यही सबनॉर्मल प्रॉफिट है। उसके बाद टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच से अगर आप इसको वर्कआउट कर लेते हैं, तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच से क्या होगा जनाब, टोटल रेवेन्यू आप जानते हैं बराबर होता है एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। और आप सब जानते हैं कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो M से लेकर Q तक का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय O से लेकर M तक का डिस्टेंस, तो OPQM। तो OPQM इज व्हाट, टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट M से लेकर जो है वो T तक का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय O से लेके M तक डिस्टेंस। तो जब लेंथ मल्टीप्लाई किससे होगी, ब्रेथ से, तो आपको जो एरिया मिलेगा रेक्टेंगल OSTM। तो OSTM क्या है बेटा, टोटल कॉस्ट है। उसके बाद टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बराबर है किसके, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू आपके पास क्या है, OPQM रेक्टेंगल, और टोटल कॉस्ट आपके पास क्या है, OSTM। तो OPQM रेक्टेंगल में से OSTM अगर आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो डिफरेंस क्या बचेगा आपके पास, डिफरेंस आएगा PSTQ और माइनस का PSTQ। तो रेक्टेंगल PSTQ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके लॉस को या सब नॉर्मल प्रॉफिट को। तो हम बोलेंगे द फर्म इज अर्निंग सब नॉर्मल प्रॉफिट इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है जी। तो ये फर्म जो है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या अर्न कर रही है, सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। अब आप इन डायग्राम्स को फिट कर दें किस पर, मोनोपोली पर, तो ये मोनोपोली पे फिट हो जाएंगे। अगर आप इन डायग्राम्स को फिट कर दें किस पर, ओलिगोपोली पर, तो ये ओलिगोपोली पे फिट हो जाएंगे। अगर हम डायग्राम को फिट कर दें किस पर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पर, तो वहां फिट हो जाएंगे। मेनली ये डायग्राम जो है ये दो केसेस में ज्यादा फिट होते हैं। वो कौन कौन से दो केसेस हैं, एक केस मोनोपोली का है, दूसरा केस जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है। ओलिगोपोली में एक स्पेशल डायग्राम बनता है, इसको हम बोलते हैं किंक डिमांड कर्व, उस पर हम अलग से बात करेंगे। और इसके अलावा मोनोपोली के अंदर एक और स्पेशल टॉपिक है, इसका नाम है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। कि एक फर्म मोनोपोली के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे परफॉर्म करती है, ये एक अलहदा टॉपिक है इक्विलिब्रियम के अलावा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये पास पेपर में बड़ी तादाद में आई कैप का बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा है और ये आता रहा है एग्जामिनेशन। और समझ लें पिछली 3 से 4 अटेम्प्ट में ये नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार इकोनॉमिक्स के एग्जाम के अंदर इस टॉपिक के आने के चांसेस बड़े वाजे और रोशन दिखाई देते हैं मेरे हिसाब से। अब देखते हैं कि किस हद तक जो है ये चीज आपके सामने आती है। ठीक है ना। तो ये अब आपके सामने, ये तो बेसिकली तो हमने इक्विलिब्रियम कवर कर लिया आपका। और इक्विलिब्रियम कवर करने के बाद अब आपको उन टॉपिक्स को कवर करना है। अब आप क्या करें, इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद आप क्या करें बेटा, अब आप इसको जरा स्टडी टेक्स्ट से पढ़ लें। अब मुझे मेनली करना क्या है कि मुझे मेनली आपको थ्योरेटिकली मोनोपोली समझानी है। हालांकि मोनोपोली के बारे में हमने इनिशियली डिस्कशन किया था कि मोनोपोली के अंदर क्या है, सिंगल फर्म है, पूरी मार्केट सप्लाई उसके पास है। सिंगल फर्म जो है पूरी मार्केट सप्लाई को कंट्रोल कर रही है, यानी उसकी इंडिविजुअल सप्लाई जो है वही मार्केट सप्लाई है। आप जरा समझिए, अगर आपको शुरू के लेक्चर्स याद हो तो मार्केट सप्लाई फॉर्म करने के लिए बहुत सारी इंडिविजुअल फर्म्स की सप्लाई को आप जब ऐड करते हैं तब आपके सामने मार्केट सप्लाई आती है। लेकिन मोनोपोली वो वाहिद केस है
जिसमें इंडिविजुअल फर्म की जो अकेली सप्लाई कर्व है वही मार्केट सप्लाई कर्व के बराबर। इसका मतलब अगर वो फर्म सप्लाई को थोड़ा बहुत भी चेंज करती है तो उससे पूरी मार्केट सप्लाई चेंज होती है, और मार्केट सप्लाई चेंज होने से प्राइस में क्या आएगा, चेंज आएगा। मतलब मोनोपोलिस्ट जो है वो ज्यादा अच्छी पोजीशन में है सब फर्म्स के मुकाबले में प्राइस को कंट्रोल करने में। तो वो फर्म प्राइस को कंट्रोल कर पाती है जिसके पास सप्लाई की ताकत मौजूद हो। जितने लोग ज्यादा में ज्यादा सप्लाई को शेयर करेंगे उतनी उनकी ताकत प्राइस को कंट्रोल करने की कम हो जाएगी। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, जितने भी सेलर्स हैं वो सब मिलकर मार्केट सप्लाई फॉर्म कर रहे हैं। तो किसी एक सेलर के सप्लाई ना करने से या मार्केट से आउट हो जाने से मार्केट सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आप अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें, ठीक है। लेकिन अगर ओलिगोपॉली है, उसमें 4 लोग, 4 फर्म्स हैं, 5 फर्म्स हैं, तो अगर किसी एक का शेयर मार्केट में 20% है, 25% है, और वो अगर मार्केट में 20 या 25% शेयर तब्दील हो जाता है तो उससे ऑब्वियसली मार्केट के अंदर सप्लाई तब्दील होगी। तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स क्या थी, प्राइस टेकर थी। लेकिन मोनोपोली के अंदर जो फर्म है वो प्राइस मेकर है, वो अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज कर सकती है। ओलिगोपॉली के अंदर भी क्या है, फर्म्स प्राइस जो है वो मेकर है। बिल्कुल गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स को मोनोपोलिस्ट बनने देती है, और ये एक गवर्नमेंट की तरफ से क्या है। देखिए एक बुनियादी बात है, मोनोपोली क्यों फॉर्म की जाती है, ताकि उसमें कैपिटलिस्ट माइंडसेट लोग शामिल ना हो जाए। समझते हैं, कैपिटलिस्ट माइंडसेट जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो अक्सर आप देखते हैं, जो वो इदारे जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं बिजनेस, जैसे स्टील मिल हो गई, ठीक है, रेलवे हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी हो गई, या अच्छा बेटा मैं अभी इस क्लास को क्या करता हूँ, यहाँ पर एंड करता हूँ, मैं इस पर फर्दर आपसे बात करता हूँ।